आपने अफगानिस्तान का भी जिक्र किया और ये पिछले कुछ वक्त में जैसे जैसे घटनाक्रम सामने आए हैं उसमें सीरिया का भी जिक्र अब छिड़ गया है। संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, उनसे भी इस पर रिएक्शन में ले लेती हूँ। संजीव जी, ये जो उथल पुथल अभी सीरिया में मची हुई है, बहुत अनसर्टेन सी सिचुएशन है, नहीं समझ में आ रहा कि कब शांत होगा माहौल, अगर होगा भी तो वहां के लोगों के लिहाज से क्या होगा? देखिए, ये सीरिया में एक निसंदेह एक बड़ा परिवर्तन है और एक बाथ पार्टी का और असाद फैमिली का 1971 से चला आ रहा जो शासन है वो समाप्त हो चुका है। लेकिन जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो नई यहाँ पर रेबल ग्रुप्स हैं, जो नई रिजीम आने वाली है, उसका स्वरूप कैसा होगा ये अभी उसको लेकर के अनिश्चितता है। आने वाले कुछ दिनों हफ्तों में ये इसका जो स्वरूप है वो उभर करके सामने आएगा। क्या ये जो रेबल ग्रुप्स हैं, जो डिफरेंट फैक्शंस हैं, क्या आपस में ये कोऑर्डिनेशन स्थापित कर पाएंगे? और इनका जो बैकग्राउंड रहा है, जो अल कायदा और इस्लामिक स्टेट के साथ इनका जो एक कनेक्शन, क्लोज कनेक्शन रहा है, उसके लिए काम करते थे। इनका जो आतंक का जो बैकग्राउंड रहा है, ऐसे में क्या वो कोई ऐसी सत्ता स्थापित कर पाएंगे जो कि डेमोक्रेटिक हो? और जैसा कि हमारे पिछले पैनलिस्ट ने कहा कि तालिबान भी जब ऐसे ही आया था सत्ता में, तो उसने भी तरह तरह के बड़े वायदे किए थे, लेकिन जाहिर है कि उन वायदों को कर्म करते हुए वो तालिबान 2.0 जो है वो 1.0 के जैसा ही है, और जिसमें कि उसने महिलाओं को लेकर के कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाए, जो अनेक माइनॉरिटीज हैं उसको अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। उसी तरीके का जो सीरिया में भी स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन अभी हमें ये देखना होगा कि क्या ये जो फैक्शंस हैं आपस में कैसा कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं, क्योंकि इन्हें लंबे समय के बाद, आधी शताब्दी के बाद उनके हाथ में सत्ता आई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो जरूर इस बात की कोशिश करेंगे कि वो एक रिजीम को बनाएं और एक शासन करें, गवर्नेंस करें। और वही यदि आप इसकी तुलना अफगानिस्तान से करें तो अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो भी उसका भी प्राइमरी फोकस यही है कि वो अपनी सत्ता को बना के रखना चाहता है। और यदि कोई आतंकी संगठन भी के अंदर भी इस तरह की मंशा आ जाए कि उसको अब शासन करना है, उसको सिर्फ आतंकी घटनाएं नहीं करनी है, तो फिर उसका जो अप्रोच होता है थोड़ा भिन्न होता है। ऐसे में वो आतंकी घटनाओं में संलग्न न हो करके अपना जो भी उसकी जो सोच है, कट्टरवादी जो सोच है, उसके आधार पर शासन करने की कोशिश करता है। तो अब मेरा ऐसा मानना है कि जो एसटीएस हो, चाहे वो सीरियन नेशनल आर्मी हो या फ्री सीरियन फोर्सेस हो, कर्दिश फोर्सेस हो, वो सभी इस बात की एक कोऑर्डिनेशन को बनाने की कोशिश वो अवश्य करेंगे कि जिससे कि वो एक लंबे समय के बाद उनके हाथ में जो सत्ता आई है उसका वो लाभ उठा सके और अपने लिए काम कर सके। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके का शासन का जो स्वरूप है वो आने वाले समय में उभरता है, और उसके आधार पर ही भविष्य के संबंध में कुछ कहा जा सकता है। जब किसी लेकिन देश में इसमें कोई दो इस राय तरह नहीं से है। अनिश्चितता का माहौल होता है तो कुछ देश उसमें अपना फायदा ढूंढने लगते हैं। इसीलिए हमने कुछ सवाल पूछे, इसीलिए हमने पूछा कि अमेरिका ने ये क्या जानबूझकर इसी वक्त पर एयर स्ट्राइक की है। हमने पूछा कि जो अभी सीरिया में हो रहा है, क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है, क्या असर होगा, क्या नहीं होगा, ये तमाम सवाल हैं। एक और सवाल हम लोगों के बीच में लेकर पहुंचे और वो सवाल था, राष्ट्रपति असद के देश छोड़कर भागने के बाद अब सीरिया का आखिर होगा क्या? लोगों ने अलग अलग रिएक्शन इस पर दिए हैं। 21% लोग यहां पर कह रहे हैं कि अस्थिरता और ज्यादा यहां पर बढ़ जाएगी, जबकि 17% लोग ऐसा कह रहे हैं हालात अभी सुधरेंगे, ऐसी हमें उम्मीद लगती है। 58% यानी कि सबसे ज्यादा लोग ये समझते हैं, जानते हैं, कह रहे हैं कि कट्टरपंथी ताकतों का दखल यहां पर बढ़ जाएगा, और 4% मात्र लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। यानी कि 58% लोग, संजीव जी, ये मान रहे हैं कि कट्टरपंथी ताकतों को बल मिलेगा यहां पर। अब देखिए, निसंदेह कट्टरपंथी ताकतें वहां पर हैं, और उनका जो एसटीएस है, हयात तहरीर अल शाम, उसका जो बैकग्राउंड है वो आतंक का बैकग्राउंड रहा है। अल कायदा, इस्लामिक स्टेट से संबंध रखने वाले उसके जो लीडर्स हैं, जाहिर है कि वो अपनी विचारधारा को तो तुरंत त्यागने नहीं जा रहे, और जाहिर है कि उसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। जो एक कट्टर शरिया लॉ लागू करने की उनके अंदर मंशा रहती है, और महिलाओं को जाहिर है कि डिसरिस्पेक्ट करना, उनको दबा के रखना, इस तरीके का जो अप्रोच रहता है, मुझे लगता है कि उनके इस व्यवहार में कोई बड़ा परिवर्तन मैं नहीं देखता, और वो उसी तरीके का शासन स्थापित कर सकते हैं जैसा कि हम तालिबान का रूल देख रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान और सीरिया के सिचुएशन में अंतर यह है कि वहां पर सीरिया में डिफरेंट फैक्शंस हैं, और उसमें विदेशी शक्तियां भी गहरे तरीके से इन्वॉल्व है। खासकर टर्की की जो भूमिका है, टर्की जिसे हम आज संबोधित करते हैं, उसकी एक बड़ी भूमिका है।
और ये जो पूरा रेबल ग्रुप को जो सफलता मिली है उसमें टर्की ने अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी इसमें एक भूमिका है और ये स्पष्ट है कि टर्की और यूएस के भूमिकाओं के वजह से ही आज रेबल ग्रुप्स को बड़ी सफलता मिली है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो जो असाद की जो रिजीम थी वो इतने लंबे समय तक गृह युद्ध के बाद अगर वो स्टेबल रह पाई, सस्टेन कर पाई, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उसे रशिया, हिजबुल्ला और ईरान का पूरा समर्थन हासिल था। और रशिया जाहिर है कि वो अपने एयर ऑपरेशंस के माध्यम से अनेक तरीके की कार्रवाइयां विद्रोहियों के खिलाफ करता था, लेकिन रशिया यूक्रेन के युद्ध में एंगेज हो गया और हिजबुल्ला को इजराइल ने बहुत ही कमजोर कर दिया। सितंबर के बाद से बड़े हमलों करके हसन नसरुल्लाह भी मारा गया और उसके बाद जो है ईरान अपनी रक्षा को लेकर के ही ज्यादा फोकस्ड है। तो ऐसे में जो बड़ी ताकतें, विदेशी ताकतें थी, उनका जो सहयोग असाद को मिल रहा था वो नहीं मिल पा रहा था और असाद कमजोर पड़ते चले गए और इसका इस पूरी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हुए एसटीएस और उसके अलाइज ने और अन्य जो रेबल ग्रुप्स ने पूरे हमले शुरू कर दिए। जैसे रेबल्स ग्रुप जो सदर्न इलाकों में थे जिन्होंने असाद के साथ एक शांति समझौता कर रखा था उसको भी उन्होंने तोड़ दिया और उनको लगा कि इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता कि अपना शासन स्थापित किया जाए और इसी वजह से असाद की सत्ता का पतन हो गया। लेकिन जो अनिश्चितता का वातावरण है, जो कट्टरपंथी जो शासन का जो एक खतरा है, वो तो अभी भी स्पष्ट रूप से दिखता है कि वहां पर है और अब ये देखना होगा कि किस तरीके की स्थितियां वहां पर आगे रेबल ग्रुप्स के बीच में आपसी जो समन्वय और तालमेल क्या वो स्थापित कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जो अलग अलग तस्वीरें वो बता रही हैं कि अनरेस्ट किस तरीके से है, लोगों में दहशत किस तरीके से है, विद्रोही जगह जगह जा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं और जो सिचुएशन अभी बनी हुई है लोगों को समझ में नहीं आ रहा। कोहली सर, जैसे इससे पहले मैंने सवाल पूछा और इसमें बहुत कम परसेंटेज है लोगों की जो कह रही है कि स्टेबल रहेंगी चीजें या अनस्टेबल हो जाएंगी। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कट्टरपंथी ताकतें अब और ज्यादा बढ़ जाएंगी। आप भी ऐसा मानते हैं क्या? देखिए, इसमें क्या होगा, सबसे पहले जैसे आप पूछ रहे हैं, जो आसपास के देश हैं पहले तो उसका वो फायदा उठा रहे हैं। इजराइल ने देखिए गोलन हाइट्स को अभी कैप्चर कर लिया है एक दिन के अंदर अंदर ही, क्योंकि सीरिया की फोर्सेस वहां से चली गई हैं। उन्होंने जहां लेबनान का बॉर्डर है, जहां लेबनान के हिजबुल्लाह के वेयर हाउसेस थे, उन पर हमला करके उनको भी कैप्चर कर रहे हैं। एज फार एज जहां तक टर्की का संबंध है, टर्की के पास में 3 मिलियन सीरियन रिफ्यूजीज हैं, उनको वो वापस भेजना चाहते हैं। वो चाहेगा कि वो उनको वापस भेजे और कर्ज के साथ में जो कुर्द वहाँ पर हैं जिनको कि अमेरिका सपोर्ट करता है, वो चाहेगा कि उनसे वो सेफ रहे, एक सेफ जोन वहाँ पर बना दे। और जो एसटीएस, जैसा कि पिछले स्पीकर ने बताया है, जिसको कि टर्किश आर्मी ने सपोर्ट किया है या जिसको फ्री सीरियन आर्मी बोलते थे पहले, जिन्होंने सपोर्ट किया है, वो चाहेगा कि उनका भी कंट्रोल वहां पर रहे और अमेरिका चाहेगा कि उनका वर्चस्व रहे और रशिया को बेस यहाँ पर ना मिल पाए। इसमें जो लूजर हैं वो लूजर सिर्फ ईरान है और हिजबुल्ला और लेबनान लूजर हैं और रशिया लूजर है। बाकी लोग जो हैं टर्की, इजराइल और यूएसए, ये सब विनर्स बने बैठे हैं और सब इसका फायदा उठाएंगे। ये इसमें होगा। और जहां तक आप कह रहे हैं कि क्या वहां पर होगा, अभी तो एकदम अनसर्टेनिटी सी दिखाई देती है, लेकिन बाद में जब ये रूल करना चाहते हैं तो टर्की में और कर्ज में, देखिए 3 ही ग्रुप हैं बेसिकली। एक कर्ज जिनको कि यूएसए सपोर्ट कर रहा है और ये एचटीएस जिसको ये सीरियन आर्मी जो है, सीरियन फ्री सीरियन आर्मी बोलते हैं इसको, सॉरी, तो टर्की सपोर्ट कर रहा है। और तीसरे छोटे छोटे स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं जो इराक के कुछ मिलिशिया हैं, कुछ ईरान के छोटे मिलिशियाज हैं, उनकी इतनी स्टैंडिंग वहां पर है नहीं। तो हो सकता है इनके बीच में समझ में आ जाए थोड़ी देर में कि अगर रूल करना है, ताकि टर्की को, जैसा मैंने बताया, उनको अपना एम मिल जाए ताकि वो अपने बॉर्डर को सिक्योर कर पाए, कर्ज का वहां पर कोई बीच में इंटरफेरेंस ना हो, वहां पर कोई हमला वगैरह ना करें जो कि अभी करते हैं। उनका जो टेररिज्म चलता है टर्की में, वो कुर्द मिलिटेंट की वजह से चलता है, तो उसको रोक पाएंगे वो और यहाँ कंट्रोल करेंगे। जो सिचुएशन अभी बनी है और जैसे जैसे विद्रोही अलग अलग हिस्सों में बढ़े हैं, देखिए राष्ट्रपति डुबा गए हैं और वहां प्रधानमंत्री ये पेशकश कर रहे हैं विद्रोहियों की कि हाँ, अगर आपको सत्ता में आना है तो आइए और बेहतर तरीके से सरकार चलाई जाएगी। ये एक अलग सा इस पर
पूरा रुख है जो बताएगा कि सीरिया का फ्यूचर क्या होने वाला है। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा है। हमने पूछा कि क्या असद सरकार जाने के बाद में मिडिल ईस्ट में रूस का प्रभाव कम होगा, क्योंकि रूस ही भाग गए हैं असद पूरी फैमिली के साथ में, जब व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें राजनीतिक शरण दी है। अब रूस का प्रभाव कम होगा क्या? इसका जवाब 58% लोगों ने हाँ में दिया है, जबकि 36% लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। 6% लोग कह रहे हैं कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, यानी कि मिडिल ईस्ट में रूस का प्रभाव कम हो जाएगा इस तरह सीरिया में हो रहे तख्ता पलट के बाद और असद सरकार के जाने के बाद। हालांकि असद गए रूस में ही हैं, लेकिन 58% लोग कह रहे हैं रूस का प्रभाव अब कम होगा। कोहली सर, होगा कम रूस का प्रभाव? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, रूस का प्रभाव सीरिया में कम हो जाएगा, लेकिन ईरान को जो वो सपोर्ट कर रहा है वो करता रहेगा। देखिए, इसका एक असर ईरान पर भी पड़ेगा। इसमें ईरान का जो खोमेनी सरकार है उनकी भी वीकनेस दिखाई देती है। पहले उन्होंने पूरा रूल इस बात को लेकर के लोगों को दबा करके वहां रखते थे और अपना स्ट्रॉन्ग हैंड से वो सेशन करते थे कि वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, वो इजराइल और अमेरिका को रोक रहे हैं। अभी हिजबुल्लाह उनके लेबनान उनके हाथ से देखा जाए, वहां पर कंट्रोल उनका वो बहुत वीक हो गया है। सीरिया उनके हाथ से चला गया है, तो उनकी अपनी गवर्नमेंट भी वीक हो जाती है। इसका एक इसका नतीजा ये भी ईरान के ऊपर भी हो सकता है वहां पे उनकी सरकार का जो कंट्रोल है वो कम हो जाएगा, और जो मॉडरेट लोग हैं, जो मॉडरेट इस्लाम वाले लोग ईरान के अंदर हैं, उनका प्रभाव बढ़ेगा। जो उनके पीएम है, जो उनके भी पेजेस्कियन, वो भी एक मॉडरेट इस्लाम वाले हैं, तो कट्टर लोगों का प्रभाव वहां भी कम रहेगा और रूस का प्रभाव तो वहां कम रहेगा ही, जैसा आपने पूछा है। अफगानिस्तान में ये हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, और अब हम जो हालात देख रहे हैं वो सीरिया के। राष्ट्रपति भाग गए हैं और विद्रोहियों का कब्जा जगह जगह, अब तो और ज्यादा इलाके बढ़ते जा रहे हैं, और ज्यादा जिले और शहर बढ़ते जा रहे हैं जहां ये कब्जा विद्रोही कर रहे हैं। ऐसे में संजीव जी, रूस ने शरण जरूर दे दी है, व्लादिमीर पुतिन ने शरण जरूर दे दी है। असद और उनकी फैमिली अभी वहां पर सुरक्षित है, मॉस्को में वो रह रहे हैं, लेकिन यहाँ मिडिल ईस्ट में रूस ने अपना प्रभाव अब कम कर दिया है, समझें, असद सरकार जाने के बाद। देखिए, ये जो सीरिया का घटनाक्रम है ये रशिया के लिए एक बड़ा झटका है। यद्यपि कि रशिया ने आसाद को और जो है उनकी फैमिली को शरण दे दी है, लेकिन रशिया ये जानता है कि उसको एक बड़ा लॉस हुआ है। और रशिया के अति महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार जहां कहीं भी उन्हें मौका मिलता है वो अपना दखल बढ़ा करके अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की हेजेमोनी को चैलेंज करने से नहीं चूकते हैं। और चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो सीरिया हो, लिबिया हो, इवन कि अफगानिस्तान में उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में भी उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, और वो जो अफ्रीका के देशों में भी जिस तरीके का रशिया का इंटरवेंशन रहता है। तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो महत्वाकांक्षा ये है कि वो विश्व में पुराने सोवियत यूनियन का गौरव हासिल करना चाहते हैं, और उस प्रक्रिया में वो जहां कहीं भी उनको इंटरवीन करने का मौका मिलता है और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को चैलेंज करने का मौका मिलता है, वो चूकते नहीं है। सीरिया में भी जो इंटरवेंशन था वो इसी मंशा के साथ किया गया था कि वो अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्रीज को चैलेंज करेंगे। लेकिन अब वहां पर जाहिर है कि अमेरिका को, इजराइल को एक जीत मिली है। असद की सरकार का जो पतन है वो जाहिर है कि अमेरिका की जीत है, टर्की की जीत है, इजराइल की जीत है, और ये रशिया को एक तरीके की हार का सामना करना पड़ा है। और रशिया का जो प्रभाव है जाहिर है कि अब सीरिया में जो असद के माध्यम से बना हुआ था वो अब समाप्त हो गया है। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि मिडिल ईस्ट रीजन में जो रशिया अपने इंटरवेंशन को जहां कहीं भी उसे मौका मिलेगा वो बनाने की कोशिश करेगा। और जाहिर है रशिया का ये जो इंटरवेंशन सीरिया में नहीं हो पाया, उसका कारण ये है कि रशिया यूक्रेन के युद्ध में इतना ज्यादा एंगेज्ड है कि उसको सैनिकों की, हथियारों की स्वयं से कमी पड़ रही है। इसीलिए नतीजे आज ऐसे हैं, और इसीलिए रूस का प्रभाव आने वाले वक्त में कम होगा। मैं रोक रही हूँ आपको, और आपको धन्यवाद करना चाहूंगी संजीव जी, और कोहली सर आपको भी बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। आगे बढ़ेंगे, सीधा पानीपत का रुख कर लेते हैं, जहां